नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम हाइपरनेट्रीमिया के बारे में समझेंगे। हाइपरनेट्रीमिया कहें तो इसका मतलब होता है कि सोडियम का लेवल एक नॉर्मल रेंज से ऊपर का हो जाना। अब ये नॉर्मल रेंज किस चीज़ को बोलते हैं? नॉर्मल रेंज कहने का मतलब है ब्लड के प्लाज्मा के अंदर जितनी उसकी एक नॉर्मल वैल्यू होती है, उस नॉर्मल वैल्यू से ऊपर हो जाना। इसी चीज़ को बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया, यानी सोडियम का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है इसमें। तो ये क्यों करता है? इसके क्या पैथोजेनेसिस है? जब ये बढ़ जाता है तो किस तरह से हमारी बॉडी में परेशानी पैदा होता है, उसको हम पैथोजेनेसिस कहेंगे। इसके कौन कौन से कारण हैं, और जब ऐसा होता है तो हमारी बॉडी में ऐसे कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जिससे हम इसके बारे में जान पाते हैं, और ये कितना घातक हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, हम उन चीज़ों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ सोडियम फ्रॉम नॉर्मल रेंज, यानी कि नॉर्मल जितनी रेंज है उससे सोडियम का लेवल बढ़ जाना ही हाइपरनेट्रीमिया कहलाता है। हाइपरनेट्रीमिया दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला हाइपर, दूसरा है नेट्रीमिया। हाइपर का मतलब ज़्यादा और नेट्रीमिया का मतलब होता है सोडियम, जिसका सिंबल Na है, राइट, यानी सोडियम का लेवल बढ़ जाना। इसके कौन कौन से कॉज होते हैं? तो जो कॉज हाइपोनेट्रीमिया के होते हैं उसी का बिल्कुल उल्टा कॉज हाइपरनेट्रीमिया के होते हैं। इसके भी दो मेन कॉज हैं। पहला है हाई इंटेक ऑफ सोडियम देन वाटर, यानी कि ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ जाए तो कैसे बढ़ सकता है? इसके दो कारण मेन बन सकते हैं। पहले इस तरीके से बढ़ सकता है कि हम सॉल्ट ज़्यादा लेने लग जाए और उसके कंपैरिजन में वाटर कम ले या बिल्कुल भी ना ले, या वाटर हमारे बॉडी से ज़्यादा रिलीज होने लग जाए। यानी कि हम सॉल्ट का इंटेक बढ़ा दें, वाटर का लेवल अपनी बॉडी में उतना ही रखें जितना हम डेली पानी पीते हैं, उतना ही पानी पिए, लेकिन सॉल्ट यानी नमक ज़्यादा खाने लग जाए, सॉल्टी चीज़ें ज़्यादा खाने लग जाए, अपने आप बढ़ जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि नमक का लेवल तो हमारी बॉडी में, यानी सॉल्ट का लेवल तो उतना ही है, लेकिन पानी है हमारी बॉडी में रुक नहीं रहा है, पानी हमारी बॉडी से ज़्यादा निकल रहा है। दैट मीन्स ज़्यादा पेशाब बने, ज़्यादा पसीना आए और पानी कम पिए। यानी आप पानी कम पीते हैं, पेशाब ज़्यादा होता है, पसीने ज़्यादा निकलते हैं, तो उसके अंदर से क्या होता है, आपका सॉल्ट का लेवल तो कम निकल रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में पानी ज़्यादा निकल रहा है, तो पानी कम और सॉल्ट ज़्यादा, अपने आप ही डाइल्यूट हो जाएगा। यानी कि हमारा जो ब्लड के अंदर सोडियम और वाटर का अपना एक रेशियो है कि इतने सोडियम इतना वाटर चाहिए, लेकिन अगर यही वाटर का लेवल अगर डाउन हो जाएगा तो सोडियम का लेवल अपने आप ही बढ़ा हुआ मिल जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे उस केस से भी हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा। दूसरे में पहले जैसे मैंने बताया कि या तो सॉल्ट का लेवल बढ़ा दिया जाए, वाटर का लेवल उतना ही या कम कर दिया जाए। इस तरह से इसके मेनली दो कॉज होते हैं। यानी कि हम ज़्यादा देर तक प्यासे रहते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उस केसेस में हमारा सोडियम का लेवल बढ़ जाता है। या फिर हम ज़्यादा नमक खाते हैं या ज़्यादा सॉल्टी चीज़ खाते हैं, ज़्यादा खट्टा चीज़ कोई खा लिया, सिट्रस फ्रूट ले लिए, या फिर नमक अपने खाने में ज़्यादा ले लिए, बढ़ा लिए, तो इस तरह से करके, या सोडियम डाइट ज़्यादा ले लिए, तो हमारे बॉडी में सोडियम बढ़ जाता है। हमें आमतौर पे ये लगता है कि केवल सोडियम डाइट लेने से ही सोडियम बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पानी कम पीने से ही बढ़ती है और सोडियम डाइट ज़्यादा लेने से ही बढ़ती है, ठीक है। तो जब इस तरह से होता है तो हमारी बॉडी में किस तरह के चेंजेस आते हैं? जैसे हम कोई इटियोलॉजी मतलब कोई कॉज जिसके कारण से ये दिक्कतें आती है, इसको हम इनटेक करते हैं, यानी अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, तो रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन जो किडनी के अंदर होती है, किडनी का जो सेल होता है उसके अंदर होता है, मेनली पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, इसके अंदर जो होता है, यानी सोडियम दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जब रीनल कैपिलरीज में फिल्ट्रेशन होता है, जिसको हम बाउमन्स कैप्सूल बोलते हैं, तो फिल्ट्रेशन, जैसे कि ये रहा बाउमन्स कैप्सूल, ये बाउमन्स कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो यहाँ से फिल्ट्रेशन होने के बाद इसको बाहर आना होता है, और ये इस तरीके से या ऊपर जाता है, फाइनली ये यहाँ पे कंडक्टिंग डक्ट में जाके मिल जाता है। तो यहाँ पे मेन इसका फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन होने के बाद सोडियम यहाँ से निकल जाता है, फिल्टर हो जाता है, नहीं मिल जा पाता, और फिर ये सोडियम आके नीचे आता है
और यहाँ पे आके इस वाले रीजन में जिसको हम पीसीटी के नाम से जानते हैं, यहाँ पे ये दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि दोबारा से सोडियम यहाँ पे हमारी इसी के अंदर आर्टरी के अंदर रीनल ट्यूबुल से होते हुए ईसीएफ में आर्टरी में जाता है, आर्टरी से ईसीएफ में चला जाता है और दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है और फिर फाइनली ये हमारी बॉडी में फिर से आ जाता है, ब्लड प्लाज्मा में फिर से आ जाता है। तो उसी चीज़ को यहाँ बोल रहा है कि रीनल ट्यूबुल्स में इसका दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होता है। आपने ईटियोलॉजी का सेवन किया तो इन जो रीअब्जॉर्प्शन है इसका सोडियम का, ये बढ़ जाएगा। जब रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब है सोडियम ज़्यादा ब्लड में फिर से आ रहा है, ज़्यादा मात्रा में, एक नॉर्मल रेंज में होता है। और जैसे ब्लड में जाएगा तो इसका मतलब है कि ब्लड की प्लाज्मा के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा। और जैसे ब्लड की प्लाज्मा के अंदर लेवल बढ़ेगा तो ब्लड की प्लाज्मा तो हर एक सेल में जा रहा है ना, यह एक आर्टरी है, इस आर्टरी के थ्रू तो इसमें सोडियम मिला हुआ है। अब ये सोडियम यहाँ से निकल के जाएगा और सेल के बाहर वाले एरिया को ईसीएफ के नाम से जानते हैं, ये ईसीएफ में बाहर छूट जाएगा। और ईसीएफ में ऑलरेडी सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है और आईसीएफ यानी सेल के अंदर सोडियम की मात्रा कम होती है, सेल के बाहर सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो पहले से ज़्यादा है, अब फिर से ब्लड के थ्रू वो यहाँ से आ रहा है, कैपिलरीज के थ्रू। अब यहाँ से ओवर सोडियम की मात्रा यहाँ पे बढ़ जाती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा। जब यहाँ पे सोडियम ही सोडियम चारों तरफ से नज़र आएगा, पोटेशियम कम होगा, तो यहाँ पे एक पंप होता है सोडियम पोटेशियम को कन्वर्ट करने के लिए। बाहर 2 पोटेशियम, अंदर 2 पोटेशियम और बाहर 3 पोटेशियम, इनका इस तरह से रेशियो होता है। जब सोडियम बाहर है तो ये पंप काम करना उल्टे तरीके से करने लग जाता है या हैम्पर कर जाता है। फाइनली क्या होता है, यहाँ का जो पूरा एरिया ये ज़्यादा ही कंसंट्रेटेड हो जाता है। यहाँ पे पानी कम और सॉल्ट ज़्यादा, पानी कम सॉल्ट ज़्यादा, तो ये हाइपोटोनिक में चला जाता है, हाइपरटोनिक में। फाइनली ये ईसीएफ हाइपरटोनिक में चला जाता है, यानी कि ऑन्कोटिक प्रेशर बाहर का बढ़ जाता है। जैसे ऑन्कोटिक प्रेशर बाहर का बढ़ेगा तो अंदर जो सेल के अंदर वाटर है वो और इसके अंदर जो प्रोटीन है, इन दोनों का अपना एक प्रेशर बना रहता है। तो इसके अंदर वाटर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और बाहर वाटर का प्रेशर कम होगा। जैसे वो बाहर वाटर का प्रेशर कम होगा, अंदर ज़्यादा होगा, तो फिर यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा और ये ऑस्मोसिस रिवर्स तरीके से होगा। अंदर से पानी अब बाहर निकलेगा। जब अंदर से पानी बाहर निकलेगा तो ये वाला सेल, जब इस सेल में से पानी बाहर रिस के ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर जा रहा है, इस पूरे बाहर में आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो सॉल्ट है। अब इस सॉल्ट को डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आसपास के सभी सेल को नुकसान करेगा। और ये जब ये सारा सॉल्ट पानी सोखेगा सेल से, तो ये सारा पानी सोखना शुरू कर देगा और बाहर ये सारा सॉल्ट और पानी को कैप्चर करेगा, अपने पास खींचेगा और अंदर सेल हो जाएगा ये डिहाइड्रेशन में। और जैसे डिहाइड्रेशन में आएगा वैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होना शुरू हो जाएगा, यानी कि मेटाबॉलिक तरीके से, मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होता है उसमें वाटर की बहुत ज़रूरत होता है, उसमें बहुत सारे एसिड प्रोड्यूस होते हैं। अब वो वाटर की कमी होने से यहाँ पे एसिडोसिस होगा और जैसे एसिडोसिस होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फिर फाइनली ये वाला सेल के अंदर के जितने मैकेनिज्म है सब हैम्पर कर जाएगा। और जैसे हैम्पर करेगा फिर ये सेल में नेक्रोसिस आना शुरू हो जाएगा और सेल की डैमेज या सेल की डेथ कहें वो हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगा ये। तो इस तरह से सोडियम का लेवल बाहर जैसे बढ़ता है वैसे सोडियम पोटेशियम का जो पंप है ये रिवर्स तरीके से काम करता है या अल्टर हो जाता है, या और अल्टर जैसे होता है तो रिवर्स ऑस्मोसिस होने लग जाता है और इस कारण से डिहाइड्रेशन होगा सेल में। और जैसे सेल में डिहाइड्रेशन होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस होनी शुरू हो जाएगी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस जैसे होगा सेल की नेक्रोसिस, सेल की नेक्रोसिस से सेल की डेथ और सेल इस तरह से मर जाता है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो केवल ये तो नॉर्मल रहा, एक सेल के अंदर जो बॉडी के कोई भी सेल है उसमें इस तरह से पैथोजेनेसिस होती है या इसका ऐसा पैथोजेनेसिस है। इसके अलावा या पैथोफिजियोलॉजी है, इसके अलावा हमारे बॉडी के एक नर्व सेल है जिसके अंदर सोडियम का और पोटेशियम का कंडक्शन में बहुत ज़्यादा रोल है। ये हाइपर पोलराइज और हाइपोपोलराइज या डीपोलराइजेशन की कंडीशन में ये काम करते हैं। ये जब डीपोलराइज होते हैं तो नर्व इम्पल्स आगे बढ़ता है, जैसे कि ये नर्व है, इस नर्व में आगे चीज़ें कंडक्ट करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव आयन का एक
कंसंट्रेशन बढ़ता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर यहाँ पे निगेटिव आयन बढ़ जाता है, फिर ऐसे इस तरह से पॉजिटिव फिर से बढ़ जाएगा, फिर से निगेटिव बढ़ जाएगा, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव आगे ऐसे कंडक्शन होता है। तो इसी को हाइपर पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, 3 अलग अलग फेज में रीपोलराइजेशन के नाम से जानते हैं। जब सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा तो बॉडी, क्योंकि ब्लड तो हर एक सेल के पास जाता है आर्टरी के थ्रू, तो हर एक सेल के पास जाएगा आर्टरी के थ्रू, तो फाइनली नर्व सेल के पास भी जाएगा। अब नर्व सेल के पास जाएगा तो ये हो जाएगा हाइपर पोलराइज, यानी कि डीपोलराइज कम होगा, और जैसे डीपोलराइज कम होगा तो जो भी न्यूरल कोऑर्डिनेशन है ब्रेन का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि उस पेशेंट को फिट्स भी आ सकते हैं, दौरे जैसे महसूस हो सकता है, या बिल्कुल नमनेस भी आ सकती है, यानी कि उसको कुछ समझ में नहीं या कन्फ्यूजन सा महसूस करेगा, यानी उसका दिमाग काम करना बंद कर सकता है, अल्टर्ड बिहेवियर उसके अंदर आ जाएगा। हाइपर काइनेसिया भी हो सकता है या हाइपो में भी जा सकता है, क्योंकि पूरा उसका न्यूरल सिस्टम अल्टर में चला जाएगा, क्योंकि हाइपर पोलराइज हो जाएगा ये नर्व सेल। तो इस तरह से ऐसा दिक्कत आएगा ये तो नर्व में। दूसरा है हमारे बॉडी के मसल्स, मसल के अंदर भी तो सप्लाई करेगा, अब मसल के अंदर भी नर्व की सप्लाई है और इसकी सप्लाई है, फिर फाइनली मसल के अंदर क्या करेगा, मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो अपना एक रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और फाइनली मसल बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा, यानी कि उसको फिट्स जैसे हाइपर काइनेटिक हो जाएगा पेशेंट, वो बेचैन सा हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है, अगर इस तरह से और हम थोड़ा सा और इसको ब्रॉडली तरीके से देखें तो मसल के अलावा हमारे बॉडी के और भी ऐसे पार्ट्स होते हैं, उन सभी चीज़ों में इसका असर देखने को मिलेगा। तो मेनली इसके जो क्लिनिकल साइन सिम्टम्स अगर आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ चीज़ें नज़र आएगा। पहला, उस पेशेंट का जो बिहेवियर है वो अल्टर आपको मिलेगा, यानी नॉर्मल जैसा आपको नज़र नहीं आएगा, वो बिल्कुल कन्फ्यूजन वाला रहेगा, हाइपर काइनेटिक होगा, ऐसा लगेगा जैसे दौड़े पड़ रहे हैं, या बिल्कुल शांत भी महसूस हो सकता है आपको, आवाज़ जा सकती है, आवाज़ भी लड़खड़ाएगा, उसका बीपी बढ़ा हुआ रहेगा। उसका बीपी बढ़ने के कारण है उसमें होता है एल्डोस्टेरोन और एंजियोटेंसिनोजन का जो अपना एक रिएक्शंस होते हैं, मैकेनिज्म है, उसके थ्रू ये बीपी बढ़ जाता है। तो उस पेशेंट का एंग्जाइटी में भी आप देखेंगे, यानी बीपी बढ़ा हुआ आपको मिल सकता है। अल्टर्ड न्यूरल कोऑर्डिनेशन, यानी न्यूरल कोऑर्डिनेशन पूरी तरीके से डिस्टर्ब मिलेगा, और हाइपर काइनेटिक हो जाएगा पेशेंट वो, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर जैसे फिट्स आते हैं उस तरीके से बिहेवियर ये इस पेशेंट में देखने को मिलेंगे। तो ये सारी साइन सिम्टम्स ये हाइपर नाइट्रीमिया के होते हैं, यानी सोडियम का लेवल बढ़ जाने से होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो। अगले वीडियो में मैं आपको इसके रेगुलेशन क्या होता है, सोडियम पोटेशियम का आखिर रेगुलेशन नॉर्मल बॉडी में होता कैसे, ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स हैं और वो कैसे रेगुलेट करते हैं, इनको बढ़ जाता है तो नॉर्मल रेंज में कैसे लाते हैं, और अगर घट गया तो उसको फिर नॉर्मल रेंज में कैसे लेकर आते हैं। ऐसे हार्मोन्स है जो हमारी बॉडी में नेचुरली इस पर काम कर रहे होते हैं, तो कैसे रेगुलेट होता है उनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।